मुंबई में आयोजित हो रही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में नहीं शामिल होंगे कई दल। दिल्ली सीएम केजरीवाल के आने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने लगाई मुहर। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग आज। कांग्रेस सांसद ने कहा था मणिपुर और हस्तिनापुर में फर्क नहीं, पीएम बने हुए हैं नीरव। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट पे सीबीआई ने दायर किया याचिका। बिहार के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या। सुबह आवाज देकर के आज दरवाजा खुलवाया, फिर गोली मारी। मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ का तांडव। गुरदासपुर में पुल टूटा, 15 दिन की बच्ची व मां को आर्मी ने रेस्क्यू किया। पौंग डैम ने घटाई पानी की निकासी। उत्तराखंड के चमोली में भी फटा है बादल फटने के साथ ही दरके कई पहाड़ से लेकर के मैदान तक नदियों का विकराल रूप देखने सहमे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं आपके साथ हारिस। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सहवाग ने जूनियर महिला कोच के समर्थन में बयान जारी करके खट्टर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री संदीप के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से जूनियर महिला कोच को सस्पेंड किया गया है, जिसकी वजह से वो कड़ी निंदा करती हैं। खट्टर सरकार ने महिला कोच को उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी है। इससे पता चलता है कि खट्टर सरकार महिलाओं को कितना सम्मान करती है। इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी जूनियर महिला कोच के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी मंत्री पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा महिला जूनियर कोच को ही सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने जूनियर महिला कोच की नौकरी बहाल करने की मांग की। संसद के उद्घाटन के दिन पूरी दुनिया ने देखी थी, वह हमला हुआ। बहुत मशहूर कवि रहे हैं अकबर इलाहाबादी जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और आज हरियाणा प्रदेश की बेटियां हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कुछ यही बात कहना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं। 8 महीने पहले एक महिला कोच ने इल्ज़ाम लगाए थे, एक मुद्दा खड़ा किया था कि मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, इसमें मुझे इंसाफ मिले। और उस बेटी को इंसाफ के अलावा इन 8 महीनों में सब कुछ मिला। उसकी जहां मानसिक प्रताड़ना हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, एसआईटी की प्रोब छुप रही। उसने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी ली गई। और जिस बात का हमें शुरू से डर था, जो हमने कहा था कि सरकार उसकी जान की सुरक्षा के साथ उसकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, आज वही हुआ। एक शब्दों का बहाना बनाकर कि इन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो सर्विसेज कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो फॉलो नहीं कर रहा। इस बहाने पर आज उस महिला कोच की नौकरी भी इस सरकार ने छीन ली है। और जबकि दूसरी तरफ वो मंत्री बरकरार हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय चाहे सीएम साहब को दे दिया हो, लेकिन हर मुख्य फंक्शन पर, चाहे वो न्यू ईयर्स हो, चाहे वो हमारा 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, वो आज भी झंडारोहण कर रहे हैं। इस देश में इस झंडे की और बेटियों की अस्मत की क्या कीमत है, वो संसद के उद्घाटन के दिन पूरी दुनिया ने देखी थी, जब पुलिस के पैरों के नीचे दोनों रौंदे जा रहे थे। मैं खट्टर साहब से कहना चाहूँगी कि हमारी जो गीता है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसने भी कहा है कि जिस दरबार में और जिस सरकार में एक महिला का अपमान होता है और शासक देखता रहता है, उसका पतन सुनिश्चित है। तो आप कृपया करके जागिए, मात्र नारों की राजनीति ना करें, इस बेटी को उसके अधिकार सुनिश्चित करें और उससे पहले इसकी नौकरी सुनिश्चित करें। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां देख रही हैं कि क्या आप उनको इंसाफ देंगे कि आप सिर्फ नारे कर चुनावी वादे कर वोटों की तरफ देंगे। बल्लभगढ़ की बधाल सब्जी मंडी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लंबे समय से जूझ रही है। इस सब्जी मंडी में जहां हर वक्त गंदगी का आलम रहता है, तो वहीं पर या ना तो पीने का पानी है, ना ही कभी यहाँ पर साफ सफाई होती है। कहने को तो यहाँ पर 150 दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नदारद हैं, जिसके चलते ग्राहक भी अब इस मंडी से किनारा करने लगे हैं। और अब इसके चलते सब्जी विक्रेताओं को रोजी रोटी का डर सताने लगा है। वहीं ऊपर से प्रशासन ने भी इस मंडी की तरफ जाने वाले रास्ते की मुख्य सड़क का कट भी बंद कर दिया है। बारिश में आलम यह होता है कि मंडी में कई फुट तक पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते फल लगाने वालों और सब्जियां और फल डूब जाते हैं और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि जो भी किसान मंडी में माल लेकर के आते हैं, उन्हें पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है और लोगों को महंगे दामों पर पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है।
इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारी इन दुकानों में कुछ भी सुविधा नहीं है और आज तक ना कोई मिली है हमें सुविधा। अब खूब सब जगह एप्लीकेशन लगाई हुई है और कुछ भी नहीं मिल पा रहा और जितनी गंदगी कोई गाहक भी आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। और क्या करें, मजबूरी में हमें ये कदम उठाने पड़े हैं सबके सब। तो इससे पहले भी मीडिया द्वारा कई बार खबर उठाई है पर प्रशासन जागने का काम नहीं कर रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसी से तो बड़े परेशान है। प्रशासन से खूब कहा है, प्रशासन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शिकायतें लगाकर भी कोई समाधान नहीं, कोई समाधान ही नहीं हो रहा। सब लिखित रूप में हमारे पास ये हमारे लिखित रूप में लिखे हुए हैं सब कागज हमारे पास। अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए अग्रवाल महिला संगठन द्वारा हरियाली तीज उत्सव तीज के रंग आज़ादी के संग थीम पर आयोजित किया गया। रेवाड़ी की पुराना कोर्ट स्थित अग्रवाल भवन में अनोखे अंदाज में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने अनेक रंगारंग व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रवाल महिला संगठन की प्रधान उमा गुप्ता व संरक्षक कंचन गोयल ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद सभी महिलाओं ने राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में KLP कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कविता गुप्ता, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट शारदा गुप्ता, स्वीटी संघी, भारत विकास परिषद बहरोड की अध्यक्ष शीतल अग्रवाल, मंजू गुप्ता पत्नी रामकिशन गुप्ता व प्रिंसी अग्रवाल धर्मपत्नी न्यायाधीश लोकेश गुप्ता शामिल हुई। संगठन के सदस्यों ने मुख्य अतिथियों को टोकन ऑफ लव दिया व इलायची की माला पहना करके उनका स्वागत किया। वहीं तीज व आज़ादी की थीम को लेकर के भव्य नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में तीज उत्सव के संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और महिलाओं के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के खेलों का आयोजन भी किया गया। साथ ही मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए और 3 लकी ड्रॉ निकाल करके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। दो जो हमारे प्रोग्राम्स एक साथ हमने ज्वाइन किए हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा तीज का महोत्सव, दोनों को मिलाकर मैं 4 लाइंस बोलना चाहूँगी। विश्व विजयी तिरंगा लहराएंगे, देशभक्ति के गीत गाएंगे, वादा करो कि आज सब हम मिलकर अपनी इस अग्रवाल संस्था को देश में उत्कृष्ट संस्था बनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे भी मना रहे हैं, तो तीज उत्सव हर साल ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा रंग बिरंगा माहौल है और सभी कितना खुश हैं और दोनों एकता का संदेश साथ साथ सज धज के जो आई हैं लेडीज, हम सोचते हैं कि ये इसी तरह से इनके सुहाग, इनके जो मैसेज हम देते हैं कि सज धज के आती रहें। नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजनीति में भी अब आगे आगे जैसे जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो बाहर आ रही हैं, ऐसे धीरे धीरे करके अब राजनीतिक में भी आने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जिससे जैसे समाज के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उससे उनको थोड़ी प्रेरणा मिल रही है, वो आगे राजनीतिक प्रोग्राम में भी आएगी। ये तीज उत्सव इस बार तो बहुत ही सुखद सहयोग है कि तीज का जो प्रोग्राम है आज़ादी के महीने में पड़ा है, इसलिए अग्रवाल महिला संगठन ने सोचा क्यों ना तीज के रंग आज़ादी के संग सेलिब्रेट किया जाए और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने जो आज का प्रोग्राम है वो यही, इसका जो थीम है वही रखा, आज़ादी के रंग। खबर यमुनानगर से आपको बता दें, जहां पर रादौड़ के गांव खजूरी पहुंचे अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन रैली का गांव वासियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ में आई सुनैना चौटाला का गांव की महिलाओं ने शॉल उड़ा करके उनका स्वागत किया। इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, जनता महंगाई की मार झूल रही है। बता दें कि सिलेंडर का रेट कहां से कहां गया है। बीजेपी सरकार ने जनता को कभी आधार कार्ड पे, कभी फैमिली आईडी तो कभी पोर्टल में ही उलझा रखा है। अर्जुन सिंह चौटाला ने लोगों को 25 सितंबर को कैथल में चौधरी ताऊ देवीलाल जी के जन्मोत्सव पर होने वाली रैली का न्योता भी दिया। इस मौके पर अनिल सैनी महासचिव, प्रताप राणा खजूरी, महेश त्यागी हरियावास, जाहिद खान, सोनू राणा तिगरी, भानु राणा, पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा, नेपाल राणा, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह यमुनानगर आदि इन्हीं को पार्टी के लोग उपस्थित रहे। खबर पंजाब के गुरदासपुर से आपको बता दें, जहां पर हल्का डेरा बाबा नानक से है, जहां पर सुनार की दुकान में दिन दहाड़े 4 लुटेरे सोना चांदी और कैश लूट करके ले गए।
मनदीप कुमार ने बताया कि 4 लुटेरे आए थे, जिसमें से 3 घर के अंदर घुसे तो वहीं पर चौथा लुटेरा घर के बाहर खड़ा रहा। एक लुटेरे ने उन पर पिस्तौल तान रखी थी तो वहीं पर 2 लुटेरे सोने चांदी और कैश लूट करके ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जो होना ही हो गया था यार। पता की नहीं भाजी है ताड़ी गल ठीक है पर SR ज्यूलर का जो ओनर है उन्हें आके इन्हें दसा कि मेरी दुकान से खो हो गया। इनका मीन टाइम मेरे PCR वाले भी उससे पहुँच गए थे। मेरे जान तक वो जा चुके थे। असी वीडियो खंगाल रहे हैं सारिया जिन्नियां भी हैगियां तो सारिया टीमां मेरिया बाहर ने, मैं भी बाहर हाँ जी। तो ये जल्दी तो जल्दी बंदे ट्रेस करके असी वो 4 जने दसे जा रहे। 3 जने दुकान के अंदर है, एक ने बाहरों शटर सुट के उन्होंने बंद कर दिता। अंदर उन्होंने मौका नहीं मिला, उन्होंने मोबाइल फड़ के लगे उन्होंने बाहर सुट दिता। वैपन वीडियो च दिस रहे उन्होंने कोल जी, बट इन्वेस्टिगेशन तो बाद पता लगूगा कि है जी। तो साडी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इस तो अगे तुहानूं दस देंगे जो अगली कार्रवाई दस देंगे। थैंक यू सो मच। खबर गुरदासपुर से आपको बता दें, जहां पर हल्का श्री हरगोविंदपुर के अंतर्गत आने वाले हीरोवाल गांव के 2 चचेरे भाई व्यास नदी के पास सेम नाले में डूब गए। दोनों भाइयों की लाशों को सुबह गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया। फिलहाल मृतक बच्चों के परिवार बिलख रहे हैं। पुलिस ने लाखों लाशों के कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने मृतक भाइयों को गाँव में संस्कार के एक ही चिता पर किया गया। मृतक दिलप्रीत की बहन लवप्रीत कौर और मनदीप कौर ने बताया कि आने वाली राखी पर इस बार सोचा था कि भाइयों के अच्छे भविष्य के लिए अरदास करेंगी, लेकिन पता नहीं था कि इस बार राखी बंधवाने वाले भी अब नहीं रहेंगे। अब किसको राखी बांधेंगी? खबर मोगा से है, जहां पर रौली गांव में एक परिवार के घर में घुस करके तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। जहां पर सिविल अस्पताल में जेरे इलाजरत अमर सिंह रौली ने बताया कि उसका भाई उसकी बहू के बारे में गलत बातें करता था। जब हमने उसे रोका तो उसने और उसके लड़कों ने बाहर से 15-20 लड़के बुला लिए और हमसे गाली गलौज करते हुए हम पर हमला कर दिया। अमर सिंह ने बताया कि उन्होंने मेरा हाथ भी तोड़ दिया और मेरे घर में घुस करके मुझ पर हमला किया। अमर सिंह और उनकी पत्नी ने बताया कि अगर आसपास और गली के लोग नहीं आते तो वे लोग हमें मार डालते। उक्त पीड़ित व्यक्ति ने जिला पुलिस प्रमुख से न्याय की मांग की और घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मोगा के कस्बा धर्मकोट के कोटी इसेखा में एक युवक द्वारा पंखे से फंदा लगा करके आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक ने 1 साल पहले परमजीत कौर से शादी की थी। परिवार वालों ने बताने के मुताबिक मृतक की ससुराल परिवार की ओर से परेशान किया जा रहा था। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक युवक गगनदीप सिंह ने पंखे से फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली है। इतना ही नहीं, युवक की ओर से एक कॉल रिकॉर्डिंग भी दी गई है, जिसमें से उसकी सास ने खुलेआम उससे 25 से 50 लाख की मांग की और लड़की को तलाक देने के लिए अपने दामाद को धमकी दी। इस मामले में हमने मृतक की पत्नी, उसकी मां और भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
हाँ हाँ ये दिखा ना। हाँ हस्बैंड ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 323/34 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਤੇ ਅੰਡਰ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਆਨ 'ਚ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 323/34 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਡਰ ਐਕਸ ਦੇ ਸੱਟ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੱਟ ਅੰਡਰ ਐਕਸ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ चलाए। खबर पंजाब से आपको बता दें, जहां पर मोगा के बघीपुरारा गांव के रहने वाले सुखदेव सिंह ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर मार पिटाई का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। सिविल अस्पताल में जेरे सुखदेव सिंह ने गांव के लोगों पर पिटाई का आरोप लगाते हुए कहा, मैं चिट्टा पीता हूं, बेचता नहीं हूं, लेकिन मुझे जानबूझ करके पीटा गया है। शख्स ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि उधर गांव के सरपंच व नशा मुक्ति क्लब के सदस्यों ने कहा कि हमें गांव में नशा बेचने वालों को रोकना होगा ताकि युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि शख्स खुलेआम हेरोइन ड्रग्स बेचता है और वो जानबूझ करके खुद को घायल करके क्लब के सदस्यों पर दबाव बनाना चाहता है ताकि कोई उसे चिट्टा बेचने से ना रोक सके। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो सच की ही साथ देंगे। उन्होंने कहा कि इस पर चिट्टा हेरोइन ड्रग्स बेचने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं पर पहले भी उसे पुलिस से भाग चुका है। वहीं इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक शराब दुकान के सामने से अपनी कार से जा रहे सिविल इंजीनियर की बाइक सवार बदमाशों को सही से गाड़ी चलाने को लेकर के कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों बदमाशों ने सिविल इंजीनियर अतुल जैन को चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी। मामले में चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हत्या के आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। ये जो धार रोड है, इस पर कल एक शाम रात 9:30 बजे करीब घटना घटी थी। इसमें स्कूटी सवार दो युवकों द्वारा एक युवक को चाकू मार दिया गया था, जिसमें उक्त युवक की मृत्यु हो गई थी। उस प्रकरण में जो चार पहिया वाहन में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, उनकी तरफ से हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अज्ञात के विरुद्ध किया गया था, जिसको की पहचान करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। शव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी करवाई जा रही है। कौन है जी, ये द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। खबर मंडला कक्ष क्रमांक 326 बीट सारा परिक्षेत्र अंजनिया मोहगांव प्रोजेक्ट के अंतर्गत का है, जहां पर बाघ के हमले से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले दिनों कान्हा नेशनल पार्क से लगे हुए ग्राम सौंप के जंगल में बाघ के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमले में व्यक्ति की गर्दन में काफ़ी चोटें आई थी, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था।
जहां पर इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग द्वारा व्यक्ति का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बड़े बगवाई का छुट्टिया है खतरनाक करी इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात बदमाश सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुरा करके फरार हो गया था, जहां पर पूरी घटना जो है वो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। तो वहीं पर पुलिस ने 3 आरोपी गौरव चौहान, सत्यम चौहान सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार करके सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स और एक 2 व्हीलर वाहन बरामद कर लिया है। इसी के साथ ही चोरी के सोने के आभूषण खरीदने वाले सुनार अंशुल सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा अन्य चोरी के बारे में पूछताछ कर रही है। परदेशीपुरा में कुछ दिन पहले जो है एक ज्वेलरी की शॉप पे एक लड़का आया था। उसने ज्वेलरी देखने के बहाने जो है उसने बॉक्स निकलवा के फिर वो जो है तुरंत जो है जैसे इसका मालिक का ध्यान हटा और वो तुरंत जो है बॉक्स लेकर फरार हो गया था। उसमें जो है 3 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें से मुख्य आरोपी जो हैं इसमें गौरव सिंह और सत्यम सिंह हैं। ये जो है यहीं के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। और एक इसमें नाबालिग आरोपी भी है। तो इनको पकड़ा गया है। इनसे सभी पूरा माल बरामद कर लिया गया है और उनसे अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले भी कर चुके थे सर? और पूछताछ जारी है और हमें लगता है कि पहले भी घटना करी होंगी। वहीं बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में सस्ते दामों पर मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में घूम रहा है। मुखबिर द्वारा बताया स्थान से क्राइम ब्रांच और थाना आज़ाद नगर द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ करके नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम मनीष यादव और मनीष राजपूत होना बताया। पकड़े गए आरोपी आज़ाद नगर क्षेत्र की अलग अलग कॉलोनियों में घरों से मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के 13 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किए हैं। तो वहीं पर पुलिस आरोपियों से अन्य चोरी की घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। आज़ाद नगर क्षेत्र में जो है नकबजनी की वारदातों के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 2 लोगों को पकड़ा गया है। दोनों का नाम मनीष है और इनसे जो है लगभग 13 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। अन्य वारदातें भी इन्होंने बताई हैं वहाँ पे नकबजनी की, इसके संबंध में जो है तफ्तीश चल रही है। मोटिव क्या होता था इनका नकबजनी करने को लेकर? कहाँ इस्तेमाल करते थे रुपये? ये लोकल में इस्तेमाल करते थे, लोकल में बेचते थे ये। और जो है सारे मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं और पूछताछ के उपरांत जो है और भी घटनाएं इनसे मिलेंगी। खबर मंडला से यह बता दें, जहां पर नैनपुर को जिला बनाने को लेकर के संघर्ष समिति के आह्वान पर नैनपुर नगर के अलावा उपनगरीय क्षेत्र ब्लॉक और निवारी ग्राम भी स्वस्फूर्त बंद रहा। वहीं पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नैनपुर को जिला नहीं बनाया गया तो वोट न देने के नारे लगाए गए। हर एक कारोबारी ने अपना प्रतिष्ठान बंद रख करके नैनपुर को जिला बनाए जाने के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इस बार यदि नैनपुर को जिला नहीं बनाया जाता है तो फिर नैनपुर की जनता मतदान का बहिष्कार करेगी। जिला बनाओ संघर्ष समिति संयोजक, जैसा साथियों आपको ज्ञात है कि हमारा आंदोलन विगत 15 दिनों से चल रहा है और आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ये खबर आज केवल नैनपुर जिले की नैनपुर तक मंडला नहीं रही, यह प्रदेश और सेंट्रल तक पहुंच चुकी है कि नैनपुर जिला के लिए बृहत आंदोलन हो रहा है। और यहाँ के जो वर्तमान सिटिंग जनप्रतिनिधि हैं उनको भी नगर प्रवेश से रोकने के लिए योजना नैनपुर जिला वाले बना रहे हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि नैनपुर थाने के सामने सर्वदलीय मंच स्थापित किया गया और इसमें व्यापारीगण पूरे नैनपुर को बंद रखकर अपना समर्थन जताया। इस सर्वदलीय में भाजपा पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भी अन्य विभिन्न पार्टियों के सभी पदाधिकारीगण, समस्त पत्रकार बंधु और नैनपुर नगर की सम्मानीय जनता। खबर देहरादून से, जहां पर HSBC गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने संबंध कॉलेज में इस वर्ष शिक्षा सत्र से स्नातक और परास्नातक में दाखिले के लिए
CUET व्यवस्था लागू की गई है, जिसके चलते हजारों छात्र छात्राएं दाखिल से वंचित हो गए हैं। इसी को लेकर के छात्र संगठन ने कॉलेजों में तालाबंदी करके HNB के खिलाफ धरना दिया। बता दें कि छात्र संगठनों ने DAV, DBS, SGRR, MPS कॉलेजों ने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना दिया। साथ ही मेरिट व्यवस्था पुनः लागू करने की मांग की है। DAV कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल सिंह बिष्ट ने कहा कि DAV प्रदेश का एक ऐसा कॉलेज है जहां पर पूरे प्रदेश के छात्र कम फीस देकर के उच्च शिक्षा लेते हैं, लेकिन CUET की व्यवस्था ने गरीब दुरुस्त जिलों जहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है वहां के छात्रों को प्रवेश से वंचित कर दिया है। CUET के नई व्यवस्था होने के कारण कई छात्र इसका फॉर्म भर नहीं पाए। मतलब एक टाइम ऐसा था पूरे प्रदेश भर में अगर कोई गरीब से गरीब छात्र भी अगर उसे शिक्षा ग्रहण करनी थी तो 1500 रुपये में DAPG कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था। कोई गांव का कोई जिसके माता पिता मजदूर भी है, जिनके माता पिता गांव में कृषि है, किसान है, वो भी जो है DAPG कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर सकता था। पर लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, UGC ने ऐसा अपना कहर ढा दिया छात्रों पर कि जो है पहले तो इन्होंने CUET लेके आए। हम CUET का स्वागत करते हैं, परंतु वो छात्र कहाँ जाए, वो महाविद्यालय जो आप समझो कि चमोली के लास्ट डिस्ट्रिक्ट से लेकर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जो छात्र CUET का फॉर्म ही नहीं भर पाया, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को CUET का फॉर्म भरना ही नहीं आया। और CUET का फॉर्म भरने कई छात्रों के भरने के बावजूद उन छात्रों का सेंटर होता है मेरठ, गाजियाबाद, जहाँ की 4-5 दिन में वो छात्र पेपर देने जाता है। और वो पेपर होता है कंप्यूटराइज पेपर। जिस छात्र ने आज तक किसी पहाड़ के छात्र ने कोई कंप्यूटर तक आज देखा नहीं, वो कंप्यूटर कैसे चलाएगा। उन छात्रों का आपने कंप्यूटराइज पेपर कराया। उन पेपर कराने के बाद वो कई छात्र जो यहाँ पे जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो मेरिट में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं उन सभी छात्रों का। परंतु उन छात्रों का जिन्होंने अभी तक मेरिट फॉर्म नहीं भरा है, हमारे कॉलेज में 60-70% सीटें अभी भी खाली है। अगर बात करो LLB की तो उसमें मात्र 10 एडमिशन हुए हैं, 20 एडमिशन हुए हैं। उन छात्रों को क्या है, जो छात्र गरीब छात्र पढ़ना चाहता था, उन छात्रों को UGC ने। अब लक्सर से बता दें, जहां पर भारी बारिश के चलते सड़कों की हालत खराब हो गई है। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। यहाँ पर नेशनल हाईवे से लेकर के अन्य सड़कों पर जहां तहाँ गड्ढे हो गए हैं, जिससे न सिर्फ आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि ये गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। हरिद्वार के DM धीरज सिंह गबरियाल ने PWD और NHAI के अधिकारियों को जल्द से जल्द गड्ढों की मरम्मत करने और टेम्परेरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। साथ ही जिन जगहों पर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहां पर इंटरलॉक टाइल के जरिए रास्ते को ठीक किया जा रहा है। हालांकि बारिश और खराब मौसम सड़कों के मरम्मत कार्य में बाधा बन रहा है। और PWD में भी हमारे जो 3 जो खंड हैं, हरिद्वार, रुड़की और लक्सर, और साथ में NHAI और NH को इनको निर्देशित किया गया कि जहाँ जहाँ भी गड्ढे हैं उसको तत्काल भरें, टेम्परेरी जो भी काम करना हो फिलहाल, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और भोपतवाला में और जहाँ पे काफ़ी बुरी स्थिति थी, उसमें अब बीच में जहाँ पे हमारा इंक्रोचमेंट बोर्ड भी हटा था, तो वहाँ पे चूँकि लगातार बारिश की वजह से काफ़ी पानी या जल भराव की स्थिति है, तो उसमें हम लोग इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं। वो हम लोगों ने काम स्टार्ट भी कर दिया। हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में उतरी किसान संघर्ष समिति ने प्राधिकरण पर छोटे किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता ललित जोशी सहित कई किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्राधिकरण को रेरा नियमों को वर्गीकृत करना चाहिए, जिससे कि छोटे किसानों का उत्पीड़न ना हो सके। अपने ज़मीनों की खतौनी दिखाते हुए किसान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि किसान के बीच जब आर्थिक संकट पैदा होता है तब वो मजदूरी में अपनी ज़मीन बेचता है। ऐसे में जब छोटा किसानों को अपनी ज़मीन बेचने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो वो मुसीबत के समय क्या करेगा। लिहाजा किसान संघर्ष समिति कल यानी कि 19 अगस्त को हल्द्वानी में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालेगा। वहीं इस दौरान प्राधिकरण पर सवालों की बौछार करते हुए ललित जोशी ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी डीलिंग को प्रशासन गलत नज़र से देखता है तो ये बताएं कि ऐसा कौन सा विधायक और मंत्री नहीं है जो प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं रहता।
इसके अलावा प्राधिकरण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से रेरा एक्ट लागू है, तब से लेकर के आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और यदि कोई किसान गलत है तो उसमें रजिस्ट्रार की भूमिका, तहसील, उप जिला अधिकारी और नक्शा पास करने वाले सिटी मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कौन सा ऐसा अधिकारी नहीं है जो प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बताओ मुझे आप। उसे भी आप प्रॉपर्टी डीलर मानेगा, और अगर प्रॉपर्टी डीलर वाली बात है, अफवाहें फैलाई जा रही है। नहीं, कोई प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा भ्रमित नहीं किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि जो रेरा लगाया जा रहा है, रेरा के हम कोई विरोध में नहीं, अच्छी लोग अच्छी कॉलोनियां काटेंगे तो हमें खुशियां होंगी। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि जो छोटी जोत के काश्तकार हैं, 1000 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी काश्तकार की होती है, उसकी चौड़ाई होती है 25-25 मीटर की, 25-25 फीट की, तो उसमें हम 30 फीट की रोड कहाँ काट लेंगे। लेकिन हमारा यह है कि छोटे काश्तकार की लिमिटेशन बना दीजिए जाए, जितना वो साल भर में बेच सकता है, अपने दुख सुख बीमारियों के लिए, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, अपनी जो दरिया गुजर चलाने के लिए। अब फसल में कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं है। फिलहाल जो रेरा इनने नियम निकाला, देखो अभी सरकार ने कुछ टाइम पहले ग्रामीण एरिया को प्राधिकरण में लिया, जिसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। अब एक नया नियम निकाला जिसमें खुद किसान की 40 फीट की चौड़ाई है और ये बात करते हैं 30 फीट की रोड की। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कल रैली के माध्यम से, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि अगर शीघ्र ही इस नियमों को खत्म नहीं किया गया तो किसान सारा रोड पाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये रेरा का नियम लागू हुआ है, जब से नियम लागू हुआ था, अगर उस नियम के हिसाब से सिस्टम से अगर चलते रहते तो उस टाइम ये नियम लागू हो जाना चाहिए था। किसान को पता रहता कि मैं कौन सा एफिडेविट दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में ये नियम लागू करके और किसान बहुत रजिस्ट्रियां कर चुके हैं, काउंटिंग में एक रजिस्ट्रियां आगे कर चुके हैं, और रजिस्ट्रियां कर चुके हैं तो उसमें जांच चल रही है। जांच चल रही तो दिक्कत का विषय किसान पर आ रहा है, क्योंकि किसान इस बात की जानकारी नहीं थी। रेरा का नियम अगर लागू होता, किसान की जमीन 1000 फीट लंबी है। इस शहर को हम स्लम बनने देना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मौलिक भू अधिकारों का अगर आप हनन करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। कल 19 अगस्त को रैली निकाल रहे हैं, सब लोग मिलकर, सारे भाई लोग मिलकर करके, हम चाहते हैं सभी लोग इसमें सहयोग करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से शुगर मिल के महाप्रबंधक चीनी मिल एसपी सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महाप्रबंधक को उत्तराखंड बेस्ट मिल अवार्ड से सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी भी चीनी मिलों में शुगर मिल गन्ना भुगतान के मामले में अग्रणी चीनी मिल है। लक्सर शुगर मिल के चीनी महाप्रबंधक एसपी सिंह ने कहा कि किसान बेहद ही संतोषजनक है, क्योंकि वो पहले से शुगर मिल को अपना गन्ना देता है, उसके बाद शुगर मिल उसे उसका भुगतान करती है। देश में किसान ही ऐसे हैं जो अपनी फसल को पहले दे देते हैं और उन्हें पैसा बाद में प्राप्त होता है। आगे उन्होंने कहा कि शुगर मिल को हमेशा यही दायित्व रहता है कि वो जल्द से जल्द किसानों का भुगतान करें। पैसा मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं किसान का दर्द इस लक्सर मिल के जो प्रबंधक हैं सभी ने समझा और किसान का पैसा पूरा उन्होंने दिया। दूसरे मिलों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार को भी इस एक जो दूसरे मिल जो किसानों का पैसा रोक के पड़े उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से इस समय किसान को ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को समझा, भाई बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और किसानों की तरफ से किसान ऐसा नहीं है भाई, किसान परेशान तो है ही, किसान का पिटाराज समस्याओं से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी किसानों ने, हमने मिल पर ताला भी लगाया, मिल को बंद करने का काम भी किया संगठन ने। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक उसे उसका सम्मान भी करेगी। चाहे पहले तो मैं विकास सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन, अनिल भाई और दूसरे सभी यूनियन के प्रतिनिधि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी मिल को इस लायक समझा। वैसे हमारी तो ये ड्यूटी थी पेमेंट करना, भाई आपका गन्ना पहले ले रखा
तो हमें तो जितना जल्दी हो सके पेमेंट करना ही चाहिए। हर आदमी को, हर मिल को ये सोचना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत की सभी मिलों को लक्सर मिल से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जब किसान बारिश से और बाढ़ से, आपदा से बुरा हाल था और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लक्सर शुगर मिल शायद पूरा परमिट कर दो, लेकिन यहाँ के प्रबंधक ने, यहाँ के स्टाफ ने तन मन धन से, और इसकी जो ओनर है उन्होंने भी अपने क्षेत्र के किसानों की भावनाओं को समझा, उनके दुख को समझा और उसके दुख की घड़ी में टोटल परमिट इन्होंने किसानों का कर दिया, जिसके लिए हमने एक जो बेस्ट मिल उत्तराखंड अवार्ड से सम्मानित किया मिल प्रबंधक को। खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, जहां पर कुमाऊं से सबसे बड़े एमपीबीपी कॉलेज में उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब छात्र नेता प्राचार्य से नए छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने लगे। तमाम छात्र प्राचार्य से मिलने पहुंचे और दूर दराज के उन छात्रों का हवाला दिया गया जो मौसम खराब होने की वजह से प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाए। मगर इस बीच सूत्रों की मानी तो प्राचार्य और छात्रों के बीच तनातनी का माहौल बन गया और प्राचार्य ने एक छात्र को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्साए छात्र छत पर चढ़ करके नारेबाजी करने लगे, जिससे कॉलेज में माहौल बिगड़ गया। सूचना पर कोतवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। महाविद्यालय में प्रशासन को देख करके आक्रोशित छात्राओं ने शासन प्रशासन और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर के बाद माहौल प्राचार्य के आश्वासन पर ही उनकी बात शासन तक पहुंचा दी जाएगी। छात्र शांत हो गए। हमले वाले करे रहे जो गरीब वर्ग से बच्चा आ रहा है, उसको सभी बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए, चाहे कोई भी वो किसी भी प्रकार से कष्टों में रहे। कॉलेज प्रशासन आज हमारी प्रमुख मांग है कि बच्चों सभी को प्रवेश दिया जाए। हर कोई शिक्षा का अधिकार हर किसी को है और जो ये कॉलेज प्रशासन द्वारा जबरदस्ती की जा रही है, जो ये शिक्षा के नाम पे दलाली की जा रही है, जो सरकार द्वारा सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके द्वारा युवाओं के सपनों को कुतरने का काम करा जा रहा है। देखिए, कॉलेज प्रशासन द्वारा केवल एक दिन का समय हमारे छात्र छात्राओं का प्रवेश लेने के लिए मिला, जो बेहद नाइंसाफी हमारे छात्र छात्राओं के साथ की जा रही है। हम अपने छात्र छात्राओं के इंतजाम के लिए लड़ेंगे। केवल 17 तारीख को यहाँ पे एडमिशन हुए। हमारे पहाड़ से दूर दराज से बच्चा यहाँ पे आता है जो प्रवेश एक दिन में नहीं ले सकता। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे पहाड़ की रोड खराब है, हमारे पहाड़ों में मलबा आ रखा है, हमारे पहाड़ का बच्चा एक दिन में यहाँ पर प्रवेश नहीं ले सकता। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। बच्चों का ये मुद्दा है कि उनका कुछ प्रवेश से कुछ छात्र शायद वंचित रह गए होंगे, क्योंकि समर्थ पोर्टल बंद हो चुका है और 19 तारीख तक हमने पूरे प्रवेश की स्थिति समर्थ पोर्टल के माध्यम से शासन प्रशासन को भेजना है। अब हमने आज छात्रों की डिमांड पर 3 बजे तक जो प्रवेश रुके हैं, जो बच्चे आए हैं, 3 बजे तक ये खोल दिया गया है और छात्रों से ये कहा गया है कि आप ज्ञापन दे दो, हम शासन से फिर गुहार लगाते हैं। हमने 23 तारीख तक समय मांगा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या बोलते हैं, हमारा 11 और 12 तारीख को प्रवेश पोर्टल खोला गया था समर्थ पोर्टल प्रशासन के द्वारा और उस पर प्रवेश करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया कॉलेज प्रशासन द्वारा। क्या 600-700 बच्चा एक दिन में आकर प्रवेश कर सकता है? क्या हम लोग पहाड़ से आकर 6-6, 7-7 घंटे से ट्रेवल करके बच्चा आ रहा है, सुबह अगर 6 बजे भी अगर बच्चा चलेगा तब भी यहाँ से 1 बजे प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के मवाली, नैनीताल हल्द्वानी व नैनीताल कालाडूंगी में लगाए जा रहे फूड वैनों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ जिला प्रशासन से बिना किसी लाइसेंस के फूड वैन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही फूड वैन के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि जिस वाहन को फूड वैन बनाया गया है उसका परमिट किसके लिए था। जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि इन्हें फूड वैन लगाने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन मोटर यान अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जनहित याचिका में कोर्ट ने फूड वैनों के द्वारा पर्यटन स्थलों में गंदगी व शराब परोसने का भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया है कि फूड वैन मालिक वाहन के टायर निकाल करके उसके आसपास झोपड़ी व पक्की दीवारें भी बनाने लगे हैं। इस पर वन विभाग व लोक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फूड वैन के एक जगह पर स्थिर होने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए इन्हें चलते रहना चाहिए। जो फूड वैन के मामले में जो माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था उसमें आज की तिथि निर्धारित थी, तो जिसमें आज माननीय न्यायालय ने
जो कैंट के पास फूड वैन लगी है, जिसने फूड वैन के नाम पे पीछे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उस पर संज्ञान लिया और यह प्रशासन से यह कहा है कि उसका आप निरीक्षण करिए और उसने जो गलत कर रखा है उसको हटाइए तुरंत। और उसके अलावा नैनीताल नगर के आसपास जो भी फूड वैन संचालित हो रही है बिना लाइसेंस के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर विकास नगर से आपको बता दें, जहां पर जाखन गांव में आई भीषण आपदा के बाद अब विधायक और विभागीय अधिकारी प्रभावित परिवारों के विस्थापन और उन्हें हर संभव राहत पहुंचाने के कवायद में जुट गए हैं, जिसको लेकर के आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तमाम विभागों और अधिकारियों और प्रभावित ग्रामीणों के साथ बैठक करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि बीते बुधवार भूस्खलन के चलते गांव की मुख्य सड़क सहित 9 मकान जमींदोज हो गए थे, जबकि गांव में बचे मकान और स्कूल खतरे की जद में आ जाने से गांव के 21 परिवारों के 100 से अधिक लोगों को तुरंत राहत शिविर में पहुंचाया गया था। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत राशि प्रदान की गई है, साथ ही उन्हें 4,000 रुपये प्रति परिवार 6 महीने तक किराए के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रभावित परिवारों के विस्थापन को लेकर के कमेटी बना करके जल्दी जगह चिन्हित की जाएगी। साथ ही बताया गया कि प्रभावित गांव से लगते अन्य गांव के लिए वैकल्पिक मार्ग को खोला जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही सुचारू रह सके। वहीं जहां पर पेयजल और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है, उनको सुचारू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो फौरी राहत थी, फौरी राहत में सोना, बैठना, भोजन, शेल्टर, वो फौरी राहत तत्काल उसी रात को शुरू कराई गई। कम्युनिटी किचन भी शुरू करा दिया गया। अब धीरे धीरे प्रभावित लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको और सुविधाजनक तरीके से सेटल किया जाए, लेकिन ये रिलीफ का प्रारंभिक चरण है। उसमें कुछ जिसे कहना चाहिए एक्स ग्रेशिया है, अहेतुक राशि है, वो वितरित कर दी गई। अभी कम्युनिटी किचन भी चल रहा है, कुछ हम लोग राशन के पैकेट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। और आज हम लोगों ने यहाँ बैठ करके और एसडीएम विकास नगर ने जिलाधिकारी और उच्चाधिकारियों के कंसल्टेशन से बता दें कि खबर सितारगंज से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कृषि मंडी स्थित सभागार में ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष, महासचिव एवं 2 उपाध्यक्षों की घोषणा की है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से उम्मीद है कि किसान हित में कार्य करके अपना योगदान देंगे। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने कृषि मंडी स्थित सभागार में एक बैठक में मुख्य अतिथि पहुंचे थे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की और साथ ही उनसे किसान हितों के लिए कार्य करने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन के ग्रुप की आज हम एक मीटिंग की थी। इसमें हमारे कई नए सदस्य जो किसान हैं उन्होंने सदस्यता ली है भारतीय किसान यूनियन की। कुछ हमने यहाँ टीम भी चेंज की है। जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे साहब सिंह, उनको हमने ज़िले में ले लिया और नए जो लड़के हैं उनको यहाँ पर हमने आज चरणजीत सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और योद्धा सिंह जो है हमारे, उनको हमने यहाँ महासचिव का पद दिया। और भी कई किसानों ने आज सदस्यता ली है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि अपनी यूनियन को हमने अपील ही की है किसानों से कि वो किसी भी पार्टियों में ना जाके अपने संगठन को मजबूत बनाएं और राजनीतिक रखें उसमें, और जो भी किसान मजदूर को कोई परेशानी है उसकी वो हमेशा हेल्प करें। खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, जहां पर वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का कुमाऊं कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सुस्त गति से किए जा रहे कार्यों पर कमिश्नर ने अपनी नाराजगी जताते हुए इस कार्य को शुरू हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। इसके अलावा नैनीताल रोड के एक तरफ की सड़क बंद है, जिससे ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजे में आगामी 30 अगस्त तक सड़क को खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरे
साइड की नहर का कार्य बरसात के बाद शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट जारी किया गया है। ऐसे में काम की गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए। ये निर्देश उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दिए। जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया है, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं इसे देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करें। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से पूरा। धर्मानगर हरिद्वार में बता दें कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन की राह पर हैं। आज से कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। कर्मचारियों द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही ज़रूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन के साथ ही तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी प्रमुख 4 मांगें हैं। पहली मांग हमारी वेतन की है। हमारा वेतन समय से नहीं मिलता है, जिस कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से हमारे द्वारा पूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन के साथ ही तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। हम यहाँ पर हमारे आज चौथे चरण का पहला दिन है, जिसमें हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारा वेतन का मुद्दा चल रहा है। 2015 से हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के बाद प्रत्येक वर्ष 4-5 महीने के बाद ही हम वेतन से जूझते हैं, जिसमें 3 माह हो गए इस समय हमारे को वेतन नहीं दिया गया। वेतन में विलम्ब हो रहा है। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। पहला तो हमारा है वेतन हमारा समय पे नहीं आता है। वेतन हमारा 2 महीने 3 महीने बाद आता है और फिर जिसकी वजह से हम सबको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और हमारा ये तीसरे चरण का दूसरा दिन है। पूर्ण कार्य बहिष्कार आज से हमारा शुरू हुआ है। जो हम प्रशासन से और शासन से निवेदन करते हैं कि हमारा वेतन समय से और उसका निस्तारण ऐसा करें जो हमारा समय से आए और रेगुलर आए। रायबरेली से खबर आपको बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। फतेहपुर से लखनऊ जाते वक्त उनका स्वागत किया गया है। सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने उनका स्वागत किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो रायबरेली से अहम खबर, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे। फतेहपुर से लखनऊ जाते वक्त उनका स्वागत किया गया है। रायबरेली में उनका स्वागत हुआ। सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर इस दौरान हमला भी बोला। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने वार किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। फतेहपुर से लखनऊ जाते वक्त अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव का स्वागत किया है। तो अहम जानकारी बता दें, इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार। फतेहपुर से लखनऊ जाते वक्त अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। जानकारी आपको बता दें रायबरेली से, जहां पर सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। तो अहम जानकारी आपको बता रहे अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए तमाम कार्यकर्ता मौके पर जुटे थे। आरोप लगाया था कि पिछला 2022 वरिष्ठ विधायक और बहुत ही सम्मानित देवेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ और उनके बेटे का, उनके परिवार के जितने सदस्य हैं, शिक्षक होंगे, छात्र हैं और इस
संस्था को चलाने वाले सभी सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुनीत पवार जी हैं। हम लोग लगातार पिछले 3 दिन से बांदा फतेहपुर के कार्यक्रम कर रहे हैं। बांदा लोकसभा फतेहपुर ज़िले के अंदर जो लोकसभाएं आती हैं उन क्षेत्रों के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने संगठन को बांटा है सेक्टर में, बूथ में, जोन में या संगठन जो हमारा संविधान कहता है उसके हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ शिविर में प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कासगंज से, जहां पर नगर पालिका सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। लिखित आश्वासन मिलने पर खत्म हुई हड़ताल। तो नगर पालिका की हड़ताल खत्म हो गई। कासगंज से अहम खबर, जहां पर लिखित आश्वासन मिलने पर खत्म हुई हड़ताल। बता दें कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर के हड़ताल की जा रही थी। चेयरमैन पति ने रुकवाया था बाउंड्री वॉल का काम। तो कासगंज से अहम खबर, जहां पर नगर पालिका सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर के हड़ताल की जा रही थी। चेयरमैन पति ने रुकवाया था बाउंड्री वॉल का काम। तो कासगंज से अहम खबर, जहां पर नगर पालिका सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। लिखित आश्वासन मिलने पर खत्म हुई हड़ताल। वो हड़ताल हम लोगों ने आज समाप्त कर दी है। अभी हमारे साथ अधिशासी अधिकारी जी श्री धर्मराज जी के साथ और कुछ सभासदों के साथ बैठकर, बोर्ड के सभासदों के साथ बैठकर ये वार्तालाप हुई कि जो 2-3 दिन की हड़ताल रही है उसका कोई वेतन नहीं काटा जाएगा और आप लोग सब अपने अपने कार पर लौट गए हैं। हम लोगों ने ये आपस में वार्तालाप करके और हम लोग अपने कार पर लौट गए। इसमें हमारे पास ये लिखित में सभासदों ने लिखित में दिया है। अब जैसा कि 3 दिन पहले कुछ पर्सनल इशू था हमारे वाल्मीकि समाज का, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ था। आज हमारे जो भी सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य लोग आए थे और उनके जो भी नेतागण थे उनसे वार्ता हुई। उस क्रम में जो भी हमारे कन्फ्यूजन थे, जो भी हमारे उसके प्रति सशंका थी, वो दूर की गई है और उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग काम पे जा रहे हैं और हमारा भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लोग जैसे पहले कार्य कर रहे थे नियमित रूप से कार्य करते। इसके साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।